हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस अध्याय के 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजर का अर्थ होता है उर्वरक। इस तरह से ऐसे जीव जिनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, अर्थात ऐसे जीव जिनका उपयोग सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में किया जाता है, उन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। और खास करके इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया। तो मृदा की पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करने वाले जीव जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं कि जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका भी उपयोग किया गया, लेकिन देखा गया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो रासायनिक खाद हैं, उनके द्वारा कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इनका अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा या तो बहुत अधिक अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है। तो पहला ये तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का। दूसरा क्या है, इसके अधिक प्रयोग से ये हो सकता है कि सॉइल की जो जल धारण क्षमता होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वह क्या हो जाती, कम हो जाती। तो पहला हो गया हमारा कि जो मृदा है या तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो सकती है या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो सकती है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग से मृदा की जल धारण क्षमता कम हो सकती है। नंबर तीसरा, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वह विभिन्न प्रकार की अलग अलग जगह जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में होता है, तो इन्हें बनाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो ईंधन है, ईंधन की भी आवश्यकता होगी, जैसे कोयला है या विद्युत है, इनका भी इस्तेमाल होगा। इसकी वजह से ये काफ़ी महंगे रूप से यहाँ पर हमें मिलते हैं। और इसी तरह से जो अगला नंबर है, जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग अगर हम अपने खेतों में करेंगे, अगर फिर वर्षा हो जाती है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि खेतों से ये फर्टिलाइजर्स बह के विभिन्न प्रकार के जलाशयों में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जलाशय में केमिकल फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक प्रोसेस है, या कह सकते हैं उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का वहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि किसी भी जलाशय में रासायनिक खादों के अधिक जमा होने से वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ज़्यादा उर्वरक वहाँ चले जाएंगे तो ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। ज़्यादा वहाँ पर फर्टाइल होने से विभिन्न प्रकार के वहाँ पर जो शैवाल होते हैं, शैवाल बढ़ने लगते हैं, और शैवालों के अत्यधिक इकट्ठा बढ़ने से उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। जो जैव उर्वरक हैं वह इनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छे माने जाते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया, इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो वायुमंडल है वहाँ पर 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे सीधे इस नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु इस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बदलते हैं या यौगिक नाइट्रोजन में बदलते हैं, और फिर इन यौगिकों को पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो जीवाणु भी 2 प्रकार के होते हैं जो कि नाइट्रोजन को पौधों को अवेलेबल कराते हैं। उनमें से पहला जो जीवाणु का जो समूह है वह है सहजीवी जीवाणु, और दूसरा है मुक्तजीवी जीवाणु। तो बात करेंगे सहजीवी जीवाणु के विषय में। सहजीवी का अर्थ होता है जब 2 जीव साथ साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए या एक दूसरे को हानि किए बगैर साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सहजीवी जीवाणु के अंतर्गत एक बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एक एग्जाम्पल है राइजोबियम का। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल है, जो कि दाल वाली फसलों का कुल माना जाता है, उस कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, इसमें एक नाइट्रोजन को
ग्रहण करने वाला एक एंजाइम होता है जिसको नाइट्रोजनेज कहते हैं। उसकी सहायता से ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर उससे यौगिक नाइट्रोजन बनाता है और वह पौधों को अवेलेबल कराता है और बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करता है। तो यह जीवाणु वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं और यह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यौगिक है, वह पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। और दूसरा जीवाणु का जो समूह वह है मुक्तजीवी जीवाणु। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग होते हैं, जो फ्रीली पाए जाते हैं सॉइल में, ये किसी भी पौधे के साथ कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, तो फ्रीली सॉइल में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इनका कार्य है एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बदलना, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, और वह पौधों को अवेलेबल कराते हैं और पौधों को आसानी से भूमि से नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस प्रकार इनके द्वारा भी नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ जाती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अब इसके बाद जो दूसरा है वह है कवक, और वह इस कवक के अंतर्गत आते हैं माइकोराइजा। माइको का अर्थ होता है कवक और राइजा का अर्थ होता है जड़। तो इस तरह से माइकोराइजा का शाब्दिक अर्थ है जब कोई भी कवक किसी उच्च वर्ग के किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवी जीवन यापन करता है, तो इस प्रकार का एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है। तो किसी कवक व उच्च वर्ग के पादप जैसे कि चीड़ और साथ ही साथ जैसे ऑर्किड है, उनमें भी कवक मूल या माइकोराइजा पाया जाता है। तो किसी कवक व उच्च वर्ग के पादप के जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। इस माइकोराइजा के अंतर्गत दो यहाँ पर जीव हैं। नंबर पहला है कवक और दूसरा है पौधा, तो यह पौधे की जड़। तो इसमें क्या होता है, जो कवक है, कवक क्या करेगा, पौधे के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करेगा, खनिज पदार्थों का अवशोषण करेगा। और इस ये जो मिनरल्स हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और फॉस्फोरस के अवशोषण करने के बाद वह फॉस्फोरस पौधे को दे दिया जाएगा और पौधे से बदले में बन बनाया भोजन यह कवक प्राप्त कर लेगा। इस तरह से दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। और मुख्य रूप से बात करें माइकोराइजा में, तो एक कवक का वंश है या जीनस है ग्लोमस, इंपोर्टेंट है। तो ग्लोमस वंश के जो सदस्य है वह माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। माइकोराइजा में कवक मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करता है, स्पेशली फॉस्फोरस, और यह पौधे को प्रदान करते हैं। और बदले में कवक पादप से जो संश्लेषित भोजन होता है वह ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। अब बात करेंगे माइकोराइजा से पौधे को कौन कौन से लाभ होते हैं। नंबर पहला, माइकोराइजा पौधे को मूल के संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाता है। माइकोराइजा का कार्य क्या है, माइकोराइजा का मुख्य कार्य है फॉस्फोरस को ग्रहण कर पौधे को देना, लेकिन साथ ही साथ इस माइकोराइजा के कारण पौधे की जो जड़ है वह संक्रमण से बच जाता है, तो वह संक्रमण से अपने को बचा लेता है। और दूसरा है, ऐसे पौधे जिनमें माइकोराइजा उनकी जड़ों में उपस्थित है उनमें सूखे और लवणता से अपने को बचाने की सहनशीलता भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है, इस तरह से माइकोराइजा जिन पौधों की जड़ों में पाया जाता है वह उनमें समुचित रूप से वृद्धि होगी और उनमें विकास भी होगा। अब हम बात करेंगे तो तीसरा जो जैव उर्वरक है वह है साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया आदि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसीलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को डाला जाता है। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया के द्वारा भी क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में जैसे कि नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और यह जो नाइट्रेट है वह पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पौधे अपना पूरा कर लेते हैं।
इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया है वह धान के खेतों में भी डाला जाता है। ये खेत में भरे पानी में तेजी से वृद्धि कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइकोराइजा तीनों को ही हम जैव उर्वरक की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम में जैव उर्वरक से क्वेश्चन आएंगे। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को या मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक क्यों लाभदायक है, या दोनों में डिफरेंशिएट पूछा जाता है। तो आप इन नोट्स के माध्यम से आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।